नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th के लेसन नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग इकोनॉमिक्स में से अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो के अंतर्गत इस पूरे लेसन को डिटेल से समझा चुके हैं, जिसमें हमने हर इम्पोर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया है। और इसके बाद जो हम नई वीडियो बनाएंगे उसमें आपको लगभग 70 से 80 के बीच में ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देंगे। कुछ भी लेसन में ऐसा नहीं बचेगा जो आपको एग्जाम में आए और हमारी वीडियो में ना हो, उसे भी आप देखना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश में कार्यशील लोगों से। यहाँ पर आपको समझना होगा कार्यशील लोग यानी कि जो कार्य कर सकते हैं, वे सभी लोग जो उत्पादन कौशल और क्षमताओं के साथ हैं, राष्ट्रीय सकल उत्पाद में अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक मानव संसाधन भी है। दूसरा प्रश्न है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से कैसे भिन्न है। भिन्न ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ है। मानव संसाधन भौतिक पूंजी और अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि मानव पूंजी ही, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो आप खुद लिख सकते हैं, क्योंकि मानव पूंजी ही दूसरे संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। यदि मानव पूंजी नहीं होगा तो भूमि और भौतिक पूंजी की कोई उपयोगिता नहीं, इन्हें कोई यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। शिक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया है कि यदि हमने मानव को मानव पूंजी में बदलना है तो याद कीजिए 3 चीज़ें, शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य। इनमें हमने निवेश कर दिया तो अपने आप एक मानव पूंजी में बदलेगा। इसमें हम पॉइंट्स याद करेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है। नंबर 1, शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का साधन है। दूसरा, शिक्षा विज्ञान और तकनीक के विकास में सहायता करता है। तीसरा है, शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाता है। चौथा, शिक्षा लोगों की मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक है। पांचवा है, शिक्षा राष्ट्रीय आय को बढ़ाता है। शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छे ढंग से कार्य करेगा, उसका अपना भी भला होगा और देश का भला भी होगा। अब देखिए इसके पॉइंट्स याद करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही देश की वास्तविक संपत्ति है। ये हमारे लिए समझना बेहद जरूरी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही हमारी संपत्ति है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश के लिए आर्थिक संपत्ति अर्जित कर सकता है, पैसे कमा सकता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाता है और अच्छा स्वास्थ्य श्रमिकों की ज्ञान अर्जन की क्षमता को भी बढ़ाता है। स्वस्थ लोगों की उत्पादकता भी उच्च होती है और उनका जीवन भी सर्वोच्च होता है। आगे है, किसी व्यक्ति का कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा क्वेश्चन ही माउल्ड हुआ है, आंसर सेम रहने वाला है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ही उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कहीं भी काम करके अच्छा प्रतिफल पा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति परिश्रम करके निवेश की गुणवत्ता में पारदर्शी परिवर्तन ला सकता है। यहाँ पर आपको समझना होगा, पारदर्शी का अर्थ है बिल्कुल स्पष्ट परिवर्तन। जो एक बीमार व्यक्ति है या रोगों से ग्रस्त है, उसकी गुणवत्ता में और एक स्वस्थ व्यक्ति की गुणवत्ता में बेहद अंतर होता है। और अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को उसमें सीखने की क्षमता भी अधिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। देखिए आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या आएगा कि इसमें कृषि, वानिकी मतलब वनों से संबंधित, पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन। जबकि द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन और विनिर्माण, विनिर्माण होता है उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा व्यापार, परिवहन, संचार मतलब जिससे हम अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। परिवहन में सारे ही जैसे ट्रक, बस, ट्रॉली, ट्रैक्टर और इवन के ऑटो रिक्शा, ये सब परिवहन में आते हैं। बैंकिंग, जहाँ से हम लोन ले सकते हैं, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेवाएं। पर्यटन सेवाएं जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो अक्सर वहाँ पर हम शॉप्स देखते हैं और इवन के गाइड देखते हैं, ई रिक्शा देखते हैं। देखो कितने लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला होता है, उसी को बोलते हैं पर्यटन सेवाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है या आमदनी प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाता है, और जिनसे और उसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी होता है। गैर आर्थिक क्रियाओं में ये स्वयं के उपभोग के लिए, मतलब स्वयं के यूज़ के लिए इनको उत्पादन किया जाता है, और इनसे हमें कोई खास आय नहीं मिलती, ना ही इनका कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये और पेपर में काफ़ी बार आता है। फिर है महिलाएं क्यों निम्न वेतन मतलब कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। सबसे पहले तो यही कि अक्सर महिलाओं को उच्च कौशल प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वे कम वेतन वाले कार्यों में नियोजित हो जाती हैं। दूसरा, बायोलॉजिकली भी वो शारीरिक शक्ति वाले काम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती। तीसरा, महिलाएं घर के बाहर काम करने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं होती, इसलिए आसपास जो काम मिल जाता है चाहे वो कम वेतन का ही क्यों ना हो, महिलाएं उसे करना ही प्रेफर करती हैं। चौथा है, अधिकतर महिलाएं वहाँ कार्य करती हैं जहाँ नौकरी की सुरक्षाएं नहीं होती या कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेरोजगारी शब्द को आप कैसे व्याख्या करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है कि जब प्रचलित मजदूरी दर पर, मान लीजिए प्रचलित मजदूरी जो इस समय का मजदूरी का रेट है, उस पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु रोजगार नहीं मिलता, या तो रोजगार मिलता ही नहीं या प्रचलित मजदूरी दर से कम पे मिलता है, तब ऐसे में हम क्या कहेंगे कि ये स्थिति बेरोजगारी की है। उसके बाद है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये लगभग 1 साल छोड़कर ये कंपार्टमेंट में या एनुअल में आता ही आता है प्रश्न। अब देखिए, बेरोजगारी जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रामीण और एक होती है शहरी। जो ग्रामीण बेरोजगारी है आगे फिर वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक है प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। अब जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें श्रमिक कार्य करते तो दिखाई देते हैं बस, लेकिन वे असल में कार्य कर नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि उससे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा। समझिए कैसे। एक खेत है या भूखंड जिस पर 5 व्यक्तियों के कार्य की आवश्यकता है, परंतु 8 व्यक्ति उस पर कार्य कर रहे हैं। यदि उसमें से 3 व्यक्तियों को हटा दें तो उत्पादन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जितनी उपज 5 से होनी है उतनी ही 8 से होगी। तो इसीलिए वो व्यक्ति जो 3 हैं वो कार्य करते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ होने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये प्राय कृषि क्षेत्र में पाई जाती है और आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। ये कुछ विशेष मौसम में कार्य करने वाले लोगों के साथ, मान लीजिए खेती में ही, अब खेती में 2-3 महीने का कार्य है, बाकी महीने तो श्रमिकों के लिए कोई कार्य नहीं, अब वो बाकी महीने क्या हैं, फ्री हैं, बेरोजगार हैं। तो इसीलिए कृषि संबंधी उद्योगों में भी हो सकती है। मान लीजिए गन्ना जिस सीज़न में आता है, शुगर वाले जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, वहाँ पर उसी सीज़न में श्रमिकों को कार्य मिलता है, बाकी समय उनको हटा दिया जाता है। और तीसरा, ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हो सकती है, कृषि में भी हो सकती है और उद्योगों में भी हो सकती है। उसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षित बेरोजगारी जो है वो शहरों में पाई जाती है और पढ़े लिखे युवाओं के साथ ये घटना होती है। दूसरा, मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बावजूद। तीसरा, एक अध्ययन में ये भी पता चला है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक है। चौथा है, एक और भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग भी बेरोजगार हैं, दूसरी ओर आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की भी कमी है। वैसे तो हम कह देते हैं कि प्रशिक्षण की कमी है, लेकिन जिन्होंने प्रशिक्षण पा लिया है वे भी बेरोजगार हैं। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की हानि होती है, मतलब जो पढ़े लिखे युवा हैं, कौशल प्राप्त हैं, वे सब संसाधन बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए भारत में समस्या विशेष बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, पहले से ही बहुत सारी जनसंख्या इस क्षेत्र में लगी हुई है, जिस वजह से प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति भी आती है और मौसमी बेरोजगारी की भी। यदि हम द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर सृजित कर देते हैं, यानी कि अधिक से अधिक कारखाने लगा देते हैं, तृतीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए सुझाव दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। नंबर 1, शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाए। आपको समझना होगा कि क्या हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसमें हमें किसी न किसी प्रकार से रोजगार प्राप्त करने की ट्रेनिंग भी मिलती हो। दूसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक बल देना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई पूरे करते ही अगर कोई जॉब भी नहीं तो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके। तीसरा है, शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए अलग अलग उपायों को शामिल किया जाना चाहिए कि मान लीजिए हम गेहूं और कनक और चावल की कृषि से हटकर भी कोई ऐसी कृषि कर सकें जिससे अधिक मुनाफा हो सके, तो ऐसी भी हमें नई नई विधियों को शामिल करना चाहिए। चौथा है, शिक्षा में किताबी ज्ञान की अपेक्षा व्यवहार कुशल विकास के ऊपर अधिक बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, किस पूंजी को आप सबसे अधिक अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी? ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा है। चारों विकल्पों में मानव पूंजी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मानव पूंजी ही बाकी सभी संसाधनों का प्रयोग कर सकती है, उन्हें मूल्यवान बनाती है। मानव पूंजी का निवेश ही अन्य संसाधनों के उचित उपयोग करवाता है। जापान देखिए, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है परंतु उन्होंने अपने मानवों को, अपनी जनसंख्या को मानव पूंजी में बदल लिया है। उस पर निवेश करके आज जापान जो है खुद एक विकसित देश में बदल गया है। इसीलिए मानव पूंजी जो है श्रेष्ठ पूंजी है। अगर हमारे जनसंख्या में गुणवत्ता होगी तो संसाधनों की तो चाहे कितनी भी कमी हो, वो संसाधनों का अर्जन हमारी मानव पूंजी खुद कर लेगी। इसीलिए यदि कभी कहीं भी निवेश करना हो तो मानव पूंजी में निवेश करें, और वो 3 तरीकों से ही होगा: शिक्षा पर निवेश करके, स्वास्थ्य पर निवेश करके और प्रशिक्षण देकर। आई होप कि आज की वीडियो और ये लेसन जो हमने समझाया है ये आपके लिए लाभदायक जरूर रहेगा। और यहाँ पर जो हमने प्रश्न नोट किए हैं, आपको लिखवाए हैं, वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।